Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 8th lecture of PMC MDCAT Crash Course. Today we will discuss enzyme, but before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic enzyme. ये लेक्चर कवर करने के बाद इंशाल्लाह आपके 3 to 4 MCQs जो एंजाइम से आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, हम मूव करते हैं एंजाइम टॉपिक की तरफ। एंजाइम जैसा कि हमें पता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है जी, एंजाइम का वर्ड हमें समझना होगा कि एंजाइम वर्ड कहाँ से आ गया। एंजाइम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी, इन मीन इनसाइड, जाइम मीन ईस्ट। ठीक है जी, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ईस्ट सेल में। फर्स्ट एंजाइम जो जिसने डिस्कवर किया था उस बायोलॉजिस्ट का नाम है एंसलीमी पायान 1883 में। फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम था जिसका नाम था डायस्टेज। ये वर्ड एंजाइम ये विलियम खूनी ने 1877 में दिया था। ठीक है जी, फर्स्ट एंजाइम जिसको प्यूरिफाई किया था उस बायोलॉजिस्ट का नाम है समनर इन 1926 में। अच्छा जी, जितनी भी हमारे साथ एंजाइम है वो प्रोटीनीशियस इन नेचर है, बट एक्सेप्ट वन विच वी कॉल राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो आरएनएज एंजाइम है जो कि परफॉर्म करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये कहाँ पाया जाएगा? ये राइबोजाइम एंजाइम जो है आरएनए एंजाइम, राइबोसोमल आरएनए जो कि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाया जाता है, जो कि जिसको हम नाम लेते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज से, जिसका रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी, एंजाइम जिस सब्सटेंस पर एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। हम एंजाइम को जो है नेम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा जी, अगर एंजाइम प्रोटीन पर एक्ट करता है तो हम उसको कहेंगे उस एंजाइम को प्रोटीएज। अगर लिपिड पर जो है वो एक्ट करता है, एक्शन करता है, तो हम उसको कहेंगे लाइपेज। अच्छा जी, सम एंजाइम जो है हम उसको नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे डू। जैसा कि बाज़ एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, बाज़ रिडक्शन करते हैं, मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, तो हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन नेम देंगे। जैसे कि ऑक्सीडेज है तो ये एंजाइम ऑक्सीडेशन करेगा। जो भी एंजाइम ऑक्सीडेशन करेगा तो हम उसको फिर कहेंगे ऑक्सीडेज। जो रिडक्शन करेगा हम उसको कहेंगे रिडक्टेज। अच्छा जी, सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट जो है वो सब्सटेंस है जिस पर जो है एंजाइम एक्ट करता है। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में जिससे सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है जी, तो ये जो है कैटालाइज करता है रिएक्शन को। अच्छा जी, एक्टिव साइट को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एक्टिव साइट जो है हमारे साथ 3 to 12 अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, इसकी कंपोजिशन है। ठीक है जी, इसमें मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि रोल प्ले करता है कैटालाइजिंग द रिएक्शन। एलोस्टेरिक साइट क्या है? ये भी जो है पार्ट ऑफ एंजाइम है। जो भी एक्टिव साइट के अलावा जो भी एंजाइम है हम उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है जी, एंजाइम का एक अदर पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोफैक्टर हम उस पार्ट को कहते हैं जो कि नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट ऑफ एंजाइम हो। ठीक है जी, एंजाइम कोफैक्टर के बगैर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये बात भी हो गई। दूसरी बात, अगर कोफैक्टर जो है हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ठीक है जी, तो हम उसको कहेंगे कोएंजाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं, कोएंजाइम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। ठीक है जी, तो कोएंजाइम मोस्टली कंपोज होते हैं विटामिन बी से जी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NAD निकोटिनामाइड एडेनिन। ठीक है जी, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है जी, NADP और FAD। तो इसमें जो है NAD इसको हम कहते हैं ये बना हुआ होता है विटामिन B3 से, और विटामिन B3 को हम कहते हैं नाइसिन और निकोटिनिक एसिड। ठीक है जी, जिस तरह FAD की बात करें हम तो FAD बना हुआ होता है राइबोफ्लेविन से। ठीक है जी, तो ये बने हुए होते हैं विटामिन B से, विटामिन B3 और राइबोफ्लेविन से। तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हम उसको कहेंगे कोएंजाइम। ठीक है जी,
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ठीक है जी, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे। तो अगर कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो तो हम उसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है जी। जैसे कि सब मेटालिक सब्सटेंस मेटालिक आयन होते हैं जिसके बगैर एंजाइम वर्क नहीं करता, तो वर्क नहीं कर सकता, अनेबल होता है कि वो एक्शन करे, एक्टिविटी को परफॉर्म करे, तो इधर जो है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है जी। हमारे साथ एग्जाम्पल है जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में जो है हमने एग्जाम डिस्कस किया था हेक्सोकाइनेस को, ठीक है जी। तो हेक्सोकाइनेस के लिए रिक्वायर होता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है जी। जिस तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिसके लिए रिक्वायर होता है जिंक आयन, जिस तरह इंटीरोकाइनेस के लिए रिक्वायर होता है कैल्शियम आयन, तो ये सभी जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें मौजूद हो जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इधर जो है कोफैक्टर होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर एंजाइम में कोफैक्टर नहीं हो तो हम उसको फिर क्या कहेंगे। अगर एंजाइम में कोफैक्टर नहीं हो तो हम उसको फिर कहेंगे एपो एंजाइम, ठीक है जी। और अगर जो है इसमें एंजाइम में कोफैक्टर भी हो, एक्टिव साइट भी हो, सब कुछ कंप्लीट हो, तो हम एक कंप्लीट एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है जी। होलो एंजाइम एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमने एंजाइम को क्लासिफाई किया हुआ है इन 6 क्लासेस, ठीक है जी। तो ये क्यों क्लासिफाई किया हुआ है, तो ये इसी वजह से क्लासिफाई किया हुआ है कि इसकी मुख्तलिफ एंजाइम की मुख्तलिफ रिएक्शन है, ठीक है जी। जिस तरह ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ट्रांसफेरेज है, हाइड्रोलेज है, लाइएज है, ठीक है जी। तो इसके मुख्तलिफ रिएक्शन है, तो ऑन द बेस ऑफ रिएक्शन हमने उसको 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ये ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, ठीक है जी, दोनों ही करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करता है, ठीक है जी। तो इसका जो ऑक्सीडेज भी है और डिहाइड्रोजिनेज भी है, ऑक्सीजिनेज भी है और इसमें हाइड्रोपरऑक्साइडेज भी है, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे साथ ग्रुप है ट्रांसफेरेज। अच्छा जी, जैसे नेम से वाज़ेह है कि ये ट्रांसफ़र करता है फंक्शनल ग्रुप जस्ट लाइक फॉस्फेट, अमाइनो और मीथाइल ग्रुप। तो इसकी सब कैटेगरी में फिर आते हैं ट्रांस एमिनेस, ट्रांसपेप्टाइडेस, ट्रांसमिथाइलेस और ट्रांस एमाइलेज और फॉस्फेट ट्रांसफेरेज जिसको हम काइनेज भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइड्रोलेज की तरफ, ठीक है जी। ये 3rd क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है बॉन्ड ब्रेक होता है विद एडिशन ऑफ वाटर H2O, ठीक है जी। तो इसमें जो इसका जो एग्जांपल है फर्दर पेप्टाइडेज है, कार्बोहाइड्रेस है और एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास है एंजाइम का उसको पढ़ते हैं जल्दी से, लाइसिस, ठीक है जी। लाइसिस तो सर्टन ग्रुप जो है वो ऐड होते हैं और रिमूव होते हैं डबल बॉन्ड को, इसको हम कहते हैं लाइस। और इसका जो एग्जांपल है उसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेज और सिंथेस। अच्छा जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइगेस की तरफ, ठीक है जी। लाइगेस को हमने बहुत ही पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सिंथेटेज। क्या करता है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल को आपस में जो है वो ज्वाइन करते हैं, यूजुअली न्यूक्लियोटाइड। और दूसरी बात, इसको हम सिंथेटेज कहते हैं। तो ये जो है एनर्जी यूज़ करता है ATP और GTP बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है जी। तो इसके जो एग्जांपल है अमाइनो एसिड, tRNA, सिंथेटेज और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है ये अमाइनो एसिड tRNA जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कंबाइन करता है 3 एंड ऑफ ट्रांसफ़र RNA, ठीक है जी। ये बात भी हो गई। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है DNA लाइगेस, जो कि बॉन्ड बनाता है बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसका क्लास है जो कि लास्ट क्लास है आइसोमेरेस, ठीक है जी। नाम से ही वाज़ेह है, ये कन्वर्ट करता है 1 आइसोमर टू अनदर आइसोमर, ठीक है जी। तो जिस तरह इसका एग्जांपल है म्यूटेस, ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है जी। तो ये हो गए, ये जो है एंजाइम के 6 क्लासेस भी हो गए। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम उसको कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करने के लिए जो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, हम उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी।
जो भी एंजाइम हो वो रिएक्शन करता है तो उसको जब एनर्जी रिक्वायर होती है तो जितनी भी हमारे साथ एक्टिवेशन एनर्जी वो डिक्रीज़ हो तो वो रिएक्शन फास्ट होता है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो वो रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है जी। एंजाइम मैकेनिज़्म को अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह जो है वो रिएक्शन करता है। ठीक है जी। तो इसकी मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ दो हाइपोथेसिस है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। अच्छा जी। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस इसको प्रपोज किया था ईमेल फिशर ने 1980 में। ठीक है जी। तो इसका जो अहम बात थी, उसका जो अहम स्टेटमेंट था वो ये था कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए होता है। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम से जो है वो रिएक्शन करता है। तो उसका ये मतलब था कि एक्टिव साइट जो है वो रिच स्ट्रक्चर है, उसमें जो है वो चेंजेस नहीं होता। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा और उसके लिए स्पेसिफिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होगा, तो आपस में होगा तो रिएक्शन करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा जी। दूसरा जो मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, वो थोड़ा इससे चेंज है, जो कि प्रपोज किया था डेनियल हुशलैंड ने। ठीक है जी। तो इस हाइपोथेसिस में उसका जो स्टेटमेंट था वो उसने कहा था कि एंजाइम जो है वो स्लाइटली जो है वो अंडरगो चेंज करता है। ठीक है जी। जो भी एंजाइम हो अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक जो है वो चेंज करता है। ठीक है जी। इंड्यूस फिट मॉडल में जिसका भी एक्टिव साइट हो, जिसमें भी वो सीक्वेंस हो, तो जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए जो है वो अपना सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करता है, उसमें स्लाइड चेंज आता है। ठीक है जी। कि ये जो है बहुत सारे रिएक्शन के लिए कंपेटेबल हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मॉडल जो है इंड्यूस फिट मॉडल फिट है बहुत, या लॉक एंड की मॉडल फिट है। तो ज़्यादा जो है वो रिसर्च में पाया गया है कि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो है ये बहुत ही करामत है, बहुत ही जो है ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनहिबिटर की तरफ के। इनहिबिटर क्या है, यह टर्म भी जो है एंजाइम चैप्टर में। तो इनहिबिटर जो है ये वो इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है जी। तो एंजाइम की एक्टिविटी को दो ही तरह से इनहिबिट करता है। फर्स्ट जो है हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है जी। जो कि रिवर्सिबल इनहिबिटर हो तो वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है इरिवर्सिबल एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है वो डायरेक्ट ही ब्लॉक कर देता है, उसका जो एक्टिव साइड है उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर एंजाइम जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होता और जो भी एंजाइम हो उधर तो वो डीनेचर होता है। सही है। तो एंजाइम बेकार हो जाता है। तो हम उस इनहिबिटर को कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा जी। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है तो वो टेम्पोररी जो है ब्लॉक करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। ठीक है जी। जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन है जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा जी। तो ये भी हो गया। तो बाद में जो है फिर उसको रिस्टोर करता है एक्टिविटी को और एक्टिव साइट से जो है वो हट जाते हैं, फिर एंजाइम जो है वो अपना एक्टिविटी करता है। अच्छा जी। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है हमने उसको जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक को हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो कम्पीट करता है, वो कंपटीशन में होता है सबस्ट्रेट के साथ कि वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को एक्वायर करे। ठीक है जी। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर में आता है। ठीक है जी। तो इसका जो इनहिबिटर है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है जी। तो ये एक्टिव साइट के लिए कम्पीट करता है कि मैं जो है एक्टिव साइट से वो अटैच हो जाऊँ और इसकी एंजाइम की जो एक्टिविटी उसको मैं ब्लॉक कर दूँ। अच्छा जी। ये भी हो गया। अच्छा जी। अब हमारे पास दूसरा जो टर्म है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है जी। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर नहीं होता, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर नहीं होता। और दूसरी बात इसमें एक अहम बात है, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है जी। ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता, इसमें यह बात भी हो गई। अच्छा जी। हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है जी। तो फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जब एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है तो अगर प्रोडक्ट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए तो उसके बाद बॉडी को वो प्रोडक्ट रिक्वायर नहीं होता,
तो वो प्रोडक्ट जो है एज अ इनहिबिटर काम करता है, वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है जी, टेम्पोरेली। तो हम इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं दो एंजाइम जो है जो कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये से समझ लो कि ये एमसीक्यूज़ में आएगा, ठीक है जी। तो सिंथेटेज और सिंथेज दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का फंक्शन है मॉलिक्यूल को जॉइन करना, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। सिंथेटेज जो है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जीटीपी, ठीक है जी। और सिंथेज इसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये सिंथेटेज जो है ये आता है कैटेगरी में लाइगेस के कैटेगरी में, लाइगेस की क्लास में, और सिंथेज जो है वो आता है लाइसिस की क्लास में। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसमें जो है बात आती है एनर्जी की, ठीक है जी। एक सिंथेटेज एनर्जी जो है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और सिंथेज के लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है कल एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज़ में जो है ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।